हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 33 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और रिविजन डे बाय डे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, यानी कि निकल जाती है? तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। ठीक है ना, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कमी हो जाता है, इसके कारण फाउंटेन पेन से जो स्याही जो है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि रिस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू अस्थायी उपग्रह, ठीक है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, यानी कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं, ये बताना है। तो ये होता है 36,000 किलोमीटर पर स्थित होते हैं। ठीक है, आगे है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है, ये बताना है। तो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका अधिकतम मान होता है पृथ्वी के ध्रुव पर होते हैं, और सबसे कम कहाँ होते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होते हैं। चलिए आगे है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है, यानी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण टेढ़ी दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई सीधी जो छड़ी रहती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। चलिए आगे है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है अप्सरा। कौन है? तो अप्सरा है। नेक्स्ट है, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है संवहन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि के द्वारा होते हैं। चलिए आगे है। सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है ना, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगते हैं। ठीक है ना, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। चलिए आगे है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये बताना है। तो कौन सा रंग है जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी का। तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन। ठीक है ना, तो सबसे कम जो प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है, ये बताना है। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम को क्या करता है? प्रतिपादित करता है। ठीक है ना, तो चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट है, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो पनडुब्बी में पानी के अंदर बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका नाम है पेरिस्कोप का। किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिस पनडुब्बी में जो व्यक्ति रहते हैं वो बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, ये बताना है। तो अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। कैसे बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, चलिए आगे है। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट जो है उसे चिपकाते हैं, तो किस कारण चिपकता है इसका बताना है। ठीक है ना, तो ये चिपकता है आसंजन बल के कारण। किसके कारण? आसंजन बल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, ये बताना है। तो कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना तक? 1/10 सेकंड तक रहते हैं। चलिए आगे है। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, ये बताना। ठीक है ना, तो किस तापमापी द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो दूर रखी हुई वस्तु है उसको ताप को मापने के लिए काम आता है यह। चलिए आगे है। नेक्स्ट है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार जो बना होता है वो किसका बना होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो कितना होता है, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए वर्ष ऐसे लिखा देगा ये। ठीक है ना, तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रकाश बराबर इतना होता मीटर है दूरी में। ठीक है ना, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो अपेक्षिक आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो मान होता है वो निर्धारित है, तो कितना है? तो यानी कि पृथ्वी तल के लिए जो पलायन वेग है वो कितना है? तो इसका स्पीड है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, तो इस सेकंड में ध्यान रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितना होती है, यानी कितनी होती है ये बताना है। तो फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो ये होता है 32 डिग्री फारेनहाइट और 212 डिग्री फारेनहाइट होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसे। यानी हिमांक बिंदु जो होता है वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है और भाप बिंदु जो होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट होते हैं। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है ये बताना है। ठीक है ना, तो खुजली का जो रोग है वो किसके कारण होता है ये बताना है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये होता है कबक यानी कि फंगी के कारण होती है, कबक से होता है। ठीक है ना, फंगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तो है नहीं इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है ये बताना। तो प्रकाश के किस घटना के कारण मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव्य का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेऑन का प्रयोग करते हैं। किसका होता है? फ्रेऑन का प्रयोग होता है, फ्रेऑन गैस का। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं ये बताना है। तो किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट से कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है कितने हर्ट्ज तक अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है, यानी कि मानव का जो कान है वो कितने से कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है ये बताना है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो कान है यानी कि हम लोग जो है वो सुन सकते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जो आवाज़ रहती है जो अपन लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है ये बताना है। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका नाम है गामा किरण है। ठीक है, चलिए आगे है जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? तो इसका 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। किसका? बर्फ का। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है ये बताना है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण करना। ठीक है ना, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में क्या करना? प्रतिरोपण करना टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। चलिए आगे रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है ये बताना है। तो रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल जो है वो रक्त होते हैं। नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है ये बताना। तो बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो ये होता है न्यूटन के प्रथम गति के नियम। ठीक है ना, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से यह प्राप्त होता है। किसका? बल की परिभाषा, जिसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे है कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ये बताना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है वो क्या होता है? जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि। ठीक है ना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं और परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितना होता है ये बताना है। ठीक है, तो ये होता है लगभग 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि कोई व्यक्ति प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और जो व्यक्ति सुनने वाला है उसके बीच की दूरी 17 मीटर कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है लाल हरा नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है ये बताना है। तो लाल हरा नीला जो कि प्राइमरी रंग के अंतर्गत आते हैं यानी कि प्राथमिक रंग इसे बोलते हैं, और ये तीनों को आप मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। नेक्स्ट है दर्द को दूर करने वाली जो दवाएं हैं क्या कहलाती है? तो उसे एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक जो दवाई है वो क्या? दर्द दूर करने की दवाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है तो कौन होता है? तो ये फ्लोरीन होता है। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो फ्लोरीन होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है तो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे है अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन है? तो SO2 होता है। क्या होता है? SO2 होता है। ठीक है, चलिए आगे है शक्कर का किण्वन से क्या बनता है ये बताना है। तो शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनते हैं।
नेक्स्ट है जीव विकास, ठीक है ना। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया ये बताना। तो जीव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया, तो लेमार्क के द्वारा समझाया गया, ठीक है ना। तो लेमार्क के द्वारा समझाया गया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व से निकलने वाली जो किरणें होती है वो कौन कौन होती है ये बताना है। तो रेडियोधर्मी तत्व से जो किरण निकलती है वो कौन कौन है, तो टोटल 3 किरण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, रेडियोधर्मी तत्व से 3 प्रकार की किरण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। नेक्स्ट है मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं ये बताना है। तो लगभग 1.5 लीटर निकलते हैं। कितना निकलता है, 1.5 लीटर, ठीक है ना, यानी 1.5 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सभी लवण होते हैं। तो सभी लवण क्या होते हैं, विद्युत अपघटय होते हैं। क्या होता है, विद्युत अपघटय। नेक्स्ट है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट है भारी जल का अनुभार होता है। तो कितना होता है, भारी जल का जो अनुभार होता है वो 20 होता है और इसका D2O होता है जो संकेत होता है यानी कि सूत्र होता है। तो 20 जो है यहीं से याद रख लेते हैं, D2O ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है ना, D2O। लेकिन इसको D हटा देंगे तो 20 टाइप का बन जाता है ना। तो इसका अनुभार जो होता है कितना होता है, 20 होता है। तो इस रूप से आप ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है, तो बढ़ते हैं। क्या होता है, बढ़ती है यह। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है, तो यह घट जाती है। क्या होती है, घटती है यह। नेक्स्ट है कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो ग्राहम को। किसका मानते हैं, ग्राहम को कोलाइडी रसायन के जनक मानते हैं। नेक्स्ट है निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं ये बताना है। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ ये होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में क्वासियोरकर बीमारी, ठीक है ना। क्वासियोरकर जो बीमारी है वो किसकी कमी से होता है ये बताना है, ठीक है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से होता है, क्या, क्वासियोरकर बीमारी होते हैं। नेक्स्ट है रक्तदाब को मापने यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मापने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका ध्यान रखेंगे मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यह टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। जो हम लोग मनुष्य हैं ना, तो हम लोग को जो लार है इसमें क्या पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस लार में जो एंजाइम होता है उसे टाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था ये बताना है। तो विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो फंक नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो फंक नामक व्यक्ति के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा होता है। और टोटल जो एक मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या होता है 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और टोटल क्रोमो की संख्या पूछे तो 46 पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो बी और सी जो है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है उसे ADE होता है, ठीक है ना। ADE के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है यानी कि संचित रहता है ये बताना है। तो लीवर में कौन सा विटामिन भविष्य के लिए संचित रहते हैं, तो विटामिन ए रहते हैं, ठीक है ना, विटामिन ए, ठीक है। चलिए आगे। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो गाय का गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीलापन होता है। तो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। नेक्स्ट है शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है ये बताना। तो शरीर के ऊतकों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन से होते हैं शरीर के ऊतकों का निर्माण होते हैं, यानी कि सेल यानी कि कोशिका का, ठीक है। चलिए आगे है। शरीर में पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो शरीर में पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में निर्माण होता है। और यह जमा जो रहता है पित्ताशय में रहता है, ठीक है ना। तो पित्त जमा रहता है पित्ताशय में, जबकि निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर से होता है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति केंद्र, ठीक है ना, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो इसे बताना है। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। चलिए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो अभी बताए थे 46 पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, जोड़ा में पूछे तो 23 होते हैं। नेक्स्ट है संतान की लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं पुरुष के गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं
आगे है संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया वृक्ष है, जो कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का उत्पादन स्थल यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है ना। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे जाति यानी कि स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन है? तो जाति होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं वायरस बने होते हैं, तो वायरस बनता है वो किससे बनता है? तो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों से बनता है, ठीक है ना, अम्लों से बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो वायरस बने होते हैं तो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है सूअर का गर्भावधि जो कितने समय का होता है ये बताना, ठीक है ना। तो यानी कि सूअर का जो गर्भाकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो 114 दिन का होता है। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता ये बताना। तो एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो रुधिर वर्ग ओ वाले जो होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वर्ग ओ यानी ग्रुप ओ वाले जो रहते हैं, धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं में कैनाइन दांत जो है का उपयोग किस में होता है ये बताना है। तो जंतु में कैनाइन जो दांत होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर है मांस को पकड़ने व फाड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कैनाइन जो नामक दांत है उसका प्रयोग करते हैं कौन? जंतु, ठीक है ना। तो कैनाइन नामक जो दांत है उसका प्रयोग किस में होता है? तो मांस को पकड़ने में एवं फाड़ने के लिए होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है केंचुए की कितने आंखें होती है ये बताना। तो केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो कोई भी नेत्र नहीं होता केंचुआ का, ठीक है ना। केंचुआ का कोई भी नेत्र नहीं होता, यानी कोई भी आंख नहीं होता केंचुआ को, ठीक है ना। और किसानों का मित्र भी कहते हैं केंचुआ को, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं ये बताना। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि जलीय माध्यम से पौधे को उगाने को कहते हैं, ठीक है ना। तो जलीय माध्यम से जो पौधा उगाते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसमें मिट्टी का यूज नहीं होता, सिर्फ जल में ही पौधे को उगाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स इसे बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वही होता है जल, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है ये बताना। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो पाया जाता है जीवाणु व नीली हरी शैवाल में पाया जाता है। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है किसमें? जीवाणु व नीली हरी शैवाल में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी जो कीट होता है, कीटों को क्या कहते हैं ये बताना। तो रोगों को जो संचारण करने वाले यानी कि रोग जो फैलाने वाले जो कीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है किन्हीं दो मांसाहारी पौधे का नाम बताना है आपको, ठीक है ना। मांसाहारी पौधे का नाम बताना। तो एक है संडियू और दूसरा है घटपर्णी, ठीक है ना। तो इसमें होता है क्या? मांसाहारी का मतलब कि इसके जो पत्ते रहते हैं जैसे ही इस पर कोई कीट बैठता है तो ये पत्ते जो है क्या कर लेता है? इसको घेर लेता है, यानी कि पत्ता जो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है और उसमें फिर वह कीट जो है वो मर जाता है, ठीक है ना। तो किसके लिए होता है? तो अपने आप को वो प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए शायद होता है ये, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो दो मांसाहारी जो पौधे हैं वो कौन कौन है? संडियू और घटपर्णी पौधे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत, ठीक है ना। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है ये बताना, ठीक है ना। तो मछली के जो लीवर का तेल होता है उसमें अधिक मात्रा में विटामिन डी होते हैं। क्या होता है? विटामिन डी होते हैं। नेक्स्ट है ऊँट अपने कुबड़ बोलते हैं ना। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं ये बताना। कुबड़ लिखा रहता है ना, कुबड़ जो होता है ना ऊँटा टाइप का, उसे बोलते हैं कुबड़, ठीक है ना। तो ऊँट का जो अपना कुबड़ होता है वो किसके लिए काम का प्रयोग करता है, यानी किसके लिए यूज करता है वो ऊँट, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है बसा के संग्रह के लिए, ठीक है ना। तो उसमें बसा को वह क्या किया रहता है? संग्रह किया रहता है कुबड़ में, ठीक है ना। तो ऊँट अपने कुबड़ का जो उपयोग है वो किस काम के लिए करता है? तो बसा के संग्रह के लिए, यानी कि उसमें इकट्ठा करने के लिए यूज करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री जो है, ठीक है ना, प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लोरेला शैवाल को उगाकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष यात्री जो है वो अपने केबिन में क्लोरेला नामक शैवाल उगाते हैं जिससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन भी मिल जाता है, जल ऑक्सीजन सभी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो किससे मिलता है? क्लोरेला नामक शैवाल से मिल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में करते हैं ये बताना। तो भ्रूण पोष को हम लोग खाते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूण पोष को खाते हैं। नेक्स्ट है थैलीसीमिया के रोगी जो होते हैं, थैलीसीमिया के जो रोगी होते हैं उनके शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है ये बताना। तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है फॉलिक अम्ल का होना जरूरी होता है। किसका होता है? फॉलिक अम्ल का होना जरूरी होता है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो शरीर के द्रव्य में
जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं, तो उसमें ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है ये बताना। तो गाय का जो जीवन काल होता है लगभग 20 से 25 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो नेफ्रोलॉजी का संबंध है ब्रिक यानी कि किडनी से संबंध है नेफ्रोलॉजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है ये बताना। तो एड्रीनल ग्रंथि होता है जो मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है। नेक्स्ट है यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का जो रक्त समूह है वो बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है ये बताना। तो इसमें से कौन कौन हो सकता है, तो ए हो सकता है, बी, ए बी और ओ कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि माता का रक्त समूह ए है, पिता का बी है, तो उसके संतान में यानी कि चारों जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ कोई भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है, तो जिनका नाम क्या है, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, ठीक है ना, गुआनिन बस साइटोसिन, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ताज़ा मूत्र यानी कि फ्रेश जो यूरिन होता है उसमें कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया को अमोनिया में परिवर्तन कर देना, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जो है वो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और वहीं गंध लगने लगता है, ठीक है ना, यानी गंध आता है, ठीक है ना। चलिए आगे है रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है ये बताना। तो रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, कैल्शियम आयन का होता है। किसका होता है, कैल्शियम आयन का, ठीक है। चलिए लैंगरहैंस, ठीक है ना, द्वीप कहाँ पाए जाते हैं ये बताना। तो लैंगरहैंस द्वीप जो है वो अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। नेक्स्ट है उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो अश्रु गैस होता है यानी कि रुलाने वाला जो गैस होता है वो कौन सी होता है ये बताना। तो इसका नाम है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली जो क्रीम होती है, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो किससे प्राप्त करते हैं, तो यह नीम से प्राप्त होता है। तो मच्छर भगाने वाली जो क्रीम है उसे मुख्य अवयव जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, तो नीम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद यानी पश्चात मांसपेशियों में थकाव के अनुभव का कारण क्या है, तो ग्लूकोज का अपक्षय होना यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाता है, तो क्या हो जाता है, शरीर जो है वो थकावट लगने लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे है हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो स्नायु यानी कि लिंगामेंट, जिसे इंग्लिश में लिंगामेंट बोलते हैं और स्नायु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिंगामेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे है दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करता है अपकेंद्रीय बल पर करता है। किसका करता है, अपकेंद्रीय बल पर करता है, ठीक है। चलिए आगे जब एक, ठीक है ना, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। तो जब एक चलती हुई वस्तु है उसकी गति दुगनी हो जाती है तो गति ऊर्जा जो होती है वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 2 गैस है, एथिलीन गैस या एसिटिलीन, दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ठहरी हुई यानी कि रुकी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं ये बताना। तो ये होता है जड़त्व के कारण, ठीक है ना। किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण वह झुक जाते हैं। कोई भी रेलगाड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति यानी कि यात्री या फिर ठहरी हुई मोटर कार पर जब अचानक चलती है तो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है ना। तो किसके कारण झुकते हैं, जड़त्व के कारण झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास अपन रेगुलर कोशिश करेंगे रखने के लिए किसी भी तरह से, ठीक है ना। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।